नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। पहाड़, नदी, झरने, गांव, लोग और उसमें अटखेलियां करता हुआ मन, थोड़ा सा भीगा, थोड़ा सा डूबा, थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा विद्रोह भी, और एक कविता। ऐसी ही एक कविता है हमारी आज की तेजस्विनी, जो कि डोगरी की अगर हम बात करें तो आधुनिक डोगरी में वो उसकी माँ कहलाती हैं, क्योंकि वो हैं जानी मानी डोगरी की कवयित्री, जानी मानी साहित्यकार पद्मा सचदेव। जिनके साहित्य में वादियों के झरने फूटते हैं, जिनकी कविताओं में पहाड़ों की खुशनुमा हवाएं हैं, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री, साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, पद्मश्री जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित पद्मा सचदेव जम्मू और कश्मीर रेडियो में बतौर स्टाफ कलाकार काम करने के बाद आकाशवाणी दिल्ली में डोगरी की समाचार वाचिका भी रही। साहित्य साधना के प्रारंभिक काल से ही कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त पद्मा जी ने जब लोकगीतों की ओर कदम बढ़ाया तो मेरी कविता मेरे गीत काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी अनेक प्रकाशित कृतियां डोगरी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप पर देखी जाती हैं। आधुनिक डोगरी साहित्य की मां कही जाने वाली और हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाजी गई पद्मा सचदेव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं डोगरी की जानी मानी कवयित्री और हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित पद्मा सचदेव। बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। पद्मा जी, आपकी जो स्वच्छंद मुस्कान है और आप जो इतनी खूबसूरत तरीके से आप बोलती हैं और उतने खूबसूरत आप गीत लिखती हैं, कहाँ से आते हैं ये गीत, कहाँ से आती है ये कविता आपके मन में? मैं समझती हूँ ये सब कुछ मुझे डोगरी लोकगीतों से मिला है। हम इतने संपन्न हैं भाषाओं को लेकर, जितनी भाषाएं हमारे पास हैं, है ना। 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी ने मान्यता दी हुई है, सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो इस तरह और हमारे यहाँ 16-1700 भाषाएं हैं और उन सब में लोक साहित्य है। और लोक साहित्य में इतनी विभिन्नता है, हर प्रदेश की चीज़ उसमें आ जाती है। तो वो जो है वो इतनी खूबसूरत है और उसमें इतनी मिठास है बहुत कि वो डबल हो जाती है जब आप उसमें लिखती हैं। पद्मा जी, हम जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र से आपने लिखना शुरू किया था और हाँ। जम्मू कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखती हैं और वो आपके जहन से कभी निकलता नहीं है। कुछ बताइए ना, आपके पिता तो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन आपने डोगरी को चुना और फिर उसी में साहित्य साधना की। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे थे 1947 में। हाँ। जब पिताजी चले गए, बहुत सी गोलियां चली, एक हमारे घर भी लगी तो हम अनाथ हो गए। मैं सबसे बड़ी थी घर में, मुझसे छोटा 1 साल छोटा आशुतोष, 6 साल छोटा ज्ञानेश्वर, मेरे दोनों भाई, और 22-23 बरस की मेरी बहुत ही खूबसूरत माँ। तो उन सब के बीच से जो मैं निकल के आई, तो सबसे पहले हमें पिताजी की मृत्यु के बाद अपने गांव पुरमंडल जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों साल भर बहुत कुछ मृत व्यक्ति के लिए किया जाता था। तो वो सब हमने वहाँ पर किया। तो वहाँ पुरमंडल मेरा गांव जो है वह ऐतिहासिक गांव है और वहाँ पर बहुत मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, देवी के मंदिर हैं। तो शिव के ज़्यादा हैं, वहाँ देविका बहती है जिसको पार्वती कहते हैं, और शिव ने कहा था कि आप यहाँ बहती रहिए, जगह जगह मैं अपने मंदिर स्थापित करूँगा ताकि हम दोनों करीब रहें। तो उस तरह मैं पुरमंडल में गई और 9-10 बरस की उम्र से जो मैंने माता की भेंटें गानी शुरू की। हमारे यहाँ भेंटें कहते हैं जो माता नवरात्रों में गाई जाती हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि जब कोई भेंट बहुत चल रही है माने, तो मैं उसमें छंद जोड़ दिया करती थी। तो फिर मैं किसी को बताती नहीं थी, चोरी रखती थी, क्योंकि मैं सोचती थी सब लोग, लड़कियां सोचेगी कि ये क्यों इस तरह करती है और क्या है, लेकिन भीतर से ही आता था। मैं छंद जोड़ देती थी। मैं गाती बड़ा अच्छा थी, ढोलक खूब बढ़िया बजाती थी। मुझे अक्सर लोग ढोलक वाली लड़की कहा करते थे। तो पहली कविता कब हुई, कैसे हुई और किसे आपने बताया कि मैं तो कविता कहने लग गई हूँ?
उसमें क्या हुआ कि मैं छंद जैसे जोड़ती थी, उसके बाद स्कूल में लिखना शुरू किया। दूसरी तीसरी में पढ़ती थी तो स्कूल की प्रार्थना जो गाई जाती थी वो मैंने लिखी होती थी हिंदी में, लेकिन मैं बताती नहीं थी मैंने लिखी है। और जिस लड़की को पता होता था, मेरी ज़ेली, वो अभी भी जीवित है, वो कहती है तुम मना करती थी, देखो आज सबको पता चल गया कि नहीं। तो वो उस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं बताऊं, कोई ये ना समझे मैं कोई विशेष हूँ, मतलब है सब तरीके। मेरे पिताजी उस वक्त डबल MA LLB थे और संस्कृत के विद्वान थे, प्रोफेसर जयदेव शर्मा। तो पिताजी ने बचपन से ही हमने जब बोलना शुरू किया तो हमें संस्कृत के श्लोक सिखाए गए। वो श्लोक आज भी उस वक्त के सिखाए हुए मैं पूजा में पढ़ती हूँ। जी, तो फिर जब ये लिखना आपका सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त आप क्या पढ़ रही थी और कब आपने मतलब जैसे कहते हैं कि सार्वजनिक मंचों पर भी और जाना शुरू किया और कहीं मन जो है वो साहित्य की तरफ लगने लगा, ऐसा कब आपको मालूम हुआ? मतलब 5वीं 6ठी क्लास में इस तरह हुआ। फिर 8वीं क्लास में जब खेलों का ये होता था, घंटा बजता था, तो मैं चली जाती थी उस कमरे में जहाँ साज पढ़े रहते थे और वहाँ मैं कुछ कविता लिखती थी। फिर हर हफ्ते शनिवार को पढ़ती भी थी। लेकिन एक हमारे जम्मू के रेडियो स्टेशन में थे विष्णु भारद्वाज, उन्होंने मुझसे कहा तुम सिर्फ डोगरी में लिखा करो, हिंदी में मत लिखो। क्योंकि तब मैं ये नहीं समझती थी डोगरी भी कोई साहित्यिक भाषा है, मैं समझती थी ये मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है, साहित्यिक भाषा तो हिंदी है। हमारे बहुत अच्छे एक कवि हैं दीनू भाई पंत, उन्होंने कहा हुआ है, हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है और डोगरी हमारी माँ है। माँ का अपना स्थान है, दादी का अपना स्थान है। तो आप भी तो डोगरी की भाषा की अगर हम बात करें तो आधुनिक डोगरी में आप भी उसकी माँ कहलाती हैं। वो कहते हैं लोग, पर मैं उसकी बेटी ही बनना अच्छा समझती। अच्छा, जब आपने अपनी पहली पुस्तक लिखी, हम जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसकी भूमिका लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि यही असली कविता है। मेरा तो मन करता है कि अपनी कविता फेंक दूं, क्योंकि ये पद्मा जो लिखती है वो असली कविता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो एक इतने बड़े कवि, प्रतिष्ठित कवि रामधारी सिंह दिनकर के मुख से निकली थी। उस वक्त कैसा लगा था आपको? उस वक्त शर्म आई थी, सच्ची बात तो ये है। शर्म आई, और जब भी लोग पूछते थे तो मुझे यूं लगता था जैसे किसी ने मेरे हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया हो। क्योंकि ये यकीन करना कि दिनकर जी की तरह, दिनकर जी से मैं बड़ी हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम था जो किसी भी वक्त में होता, और दिनकर जी महान थे। लेकिन ये ज़रूर लगा कि मैं कुछ कर गुजरूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये साहित्यकारों में उठना बैठना शुरू हो गया था या अभी उसमें कुछ वक्त था? नहीं, कभी कभार जाती थी, कभी कभार जाती थी, लेकिन ज़्यादा साहित्यकारों से मिलना मेरा तब हुआ जब मेरी सरदार सुरिंदर सिंह जी, सिंह बंधु जो कहलाते हैं, गाना गाते हैं, छोटे वाले जो हैं, उनसे मेरी शादी हो गई। तो फिर हम लोग मुंबई चले गए। वो तब नौकरी भी किया करते थे, 4 घंटा जाते थे। बाकी तो सुबह शाम रियाज होता था जो भी। तो वहाँ पर जब गए और डॉक्टर धर्मवीर भारती से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा, मेरी किताब का जो आपने जिक्र अभी किया ना, तो वो धर्मयुग में छपा था और 4-5 कविताएं भी छपी थी। तो लोग जानने लगे थे कि, क्योंकि तब धर्मयुग के माध्यम से ही लोगों को पता चलता था कौन लेखक है। आज इतनी किताबें हैं, बिल्कुल, किसी को पता नहीं चलता। जैसे एक लता मंगेशकर है, सबको पता है, हजारों गीत उन्होंने गाए हैं और इतनी गाने वाली हैं, किसी का नाम किसी को याद नहीं रहता। तो इसी तरह जो मतलब है हुआ, तो मैं बड़ी चमत्कृत भी थी कि मुझे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। यकीन भी नहीं आता था कि मुझे ये अवार्ड मिला है। अच्छा, डोगरी भाषा में भी तो आपको दूसरा साहित्य का अवार्ड आपको मिला था? हाँ, बहुत से मिल चुके हैं, बहुत से मिल चुके हैं जी। तो आप बता रही थी कि फिर साहित्यकारों में उठना बैठना शुरू हुआ मुंबई, जब आप चली गई मुंबई में। डॉक्टर भारती, कौन से ऐसे वो साहित्यकार थे जिनके साथ में बहुत उठना बैठना था, बहुत आना जाना था और जिनकी यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं आपके? देखो, फिर जब हम लोग वहाँ गए तो मैंने साक्षात्कार लिखे हैं, मेरी 4 पुस्तकें हैं साक्षात्कारों की। अब थोड़ा सा मुझे देखना भी पड़ेगा, इस उम्र में भूलना भालना शुरू हो जाता है जी। अब जैसे दिनकर जी थे,
दिनकर जी तो हुए, बच्चन जी थे, अमृतलाल नागर थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती, पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और केदार जी यहाँ पर, और मुंबई में गुलजार साहब। अमृता प्रीतम से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और बहुत प्यार भी करती थी। अब वहाँ पर मुंबई में ही इस्मत आपा, इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई, हाँ, अली सरदार जाफरी, कुर्तल एंड हैदर और जोए अंसारी। बड़ी दीदी मैं लता जी को कहती हूँ, बड़ी दीदी से भेंट हुई क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लालच था कि उन्होंने इतनी भाषाओं में गाया है और मेरी भाषा इतनी मीठी है, इसमें अगर वो गाएं तो क्या ना हो जाए, है। तो लता दीदी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, आप मतलब कैसे उनसे मिली, क्योंकि आपने एक पुस्तक भी उनके ऊपर लिखी है और आपके लोकगीतों को, कविताओं को उन्होंने गाया भी है डोगरी भाषा। नहीं, मेरी कविताओं को और दो और लोगों की कविताओं को। जब उन्होंने हाँ की तब इतने लोग मेरे पास आने शुरू हुए। कोई कहे मैं तेरे नाना के साथ क्रिकेट खेलता था, कोई कहे मैं तेरे नाना के साथ सैर करने जाता था। तो मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं। तो मुझे बड़ी दीदी ने कहा कि मैं किसी और का नहीं गाऊंगी, सिर्फ तुम्हारा गाऊंगी। अच्छा। मैंने कहा बड़ी दीदी ये थोड़ी हो सकता है, अब आपको तो, आपके पास तो हर कोई पहुंच नहीं सकता। अगर मैं पहुंची हूँ तो मैं बड़ी स्वार्थी सिद्ध होऊंगी अगर मैं सिर्फ अपने गीत गवाऊं। अच्छा। तो वो बड़ी सीधी सरल सी बच्ची हो जाती हैं, कभी वो माँ लगती हैं, कभी वो बच्ची लगती है। ये सबसे बड़ा उनका गुण है। तो कह लगी ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे गाना चाहती थी। अच्छा। तो मैंने दो अपने गवाए, दो एक हमारे दिग्गज कलाकार थे उनके गवाए जी। तो जब लता दीदी ने आपका लिखा हुआ गीत गाया तो उस वक्त क्या फीलिंग आ रही थी, और थोड़ा सा उसको अगर आप गुनगुना दें तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ज़रूर मैं गुनगुना देती हूँ, क्योंकि मैं यही उम्मीद करती हूँ कि दीदी सुन नहीं रही होगी। जी। जो मेरी लोरी थी जो काफी चली, वो यूं है। तू मल्ला तू लोक पन्नन ठीकरियां बादाम पन्ने तू मल्ला तू लोक बौन मंडिया न्या करे तू। ऐसा गाया उन्होंने। अब तक रोज कहीं ना कहीं से बज रहे होते हैं ये गीत, और लोग इतने अपने आप को धन्य समझते हैं डोगरे लोग। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने डोगरे लोगों की, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी मेहनत को अपने हाथों हाथ लिया। और जगह जगह पहाड़ों में जहाँ कोई नहीं पद्मा सचदेव को जानता, अगर पूछो वो डोगरी गीत कुन्ना कराए दे, पता इन्ना क्या कराए दे, तब पता चल जाता है कि ये जी। तो ऐसी डोगरी की साहित्यकार कवियत्री हमारे साथ आज बैठी हैं, पद्मा सचदेव। बात उनसे हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डोगरी भाषा की जानी मानी कवयित्री, साहित्यकार, लेखिका मौजूद हैं, पद्मा सचदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो लता दीदी ने तो आपके गीत गाए। ये जो रिश्ता है लता दीदी के साथ जो जुड़ा है आपका, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर रही हैं और आपने रेडियो में भी काम किया है और उसके सिलसिले में भी बहुत तमाम बड़ी बड़ी विभूतियों को आपने इंटरव्यू किया है। ये सारी जो यादें हैं उनको आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को सबसे ज़्यादा याद आती हैं? जिनके घर में बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो मुझे बहुत याद आते हैं, क्योंकि अब वो बड़े बड़े हो गए। अब बड़ी दीदी का जो बड़ा आदिनाथ, उसको मैं आदू ही कहती थी, तो वो इतना छोटा छोटा, उससे छोटा भाई उसका यूं यूं ठुमुक ठुमुक के चलता था। जिनके घर में बच्चे रहते हैं उनके घर में जाना, उनके साथ उठना बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, अच्छा, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि जब आप मुंबई गई तो कई साहित्यकारों से, और हम जानते हैं कि उर्दू के तमाम बड़े साहित्यकारों के साथ में भी आपका बड़ा मेल जोल रहा है। जैसे इस्मत चुगताई की बात हम करें, राजेंद्र सिंह जी की बात करें या कुर्तुलन हैदर की बात करें, उनकी जो रचनाएं थी और उनका जो वो रचना काल था, उसमें ऐसी कौन सी विशिष्ट बात थी जो आपको लगती थी जिनसे आपका सबसे ज़्यादा जुड़ाव था? सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, जितने भी रचनाकार, अब आपा की बात हो रही है, तो उनका क्या था कि कभी हम लोग घंटों बैठते थे, रोज़ ही तकरीबन मिलते थे। मैं रेडियो में जाती थी, रास्ते में उनका घर था, मैं उनको मिलती हुई जाती थी, इस्मत आपा को, और लेकिन कभी हम लिखने की बात नहीं करते थे। एक बार मुझे याद है, जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की, तो मैंने बताना जब शुरू किया अपनी हीरोइन के बारे में, तो वो मैं अपने आप के, मैंने ये किया, फिर वो किया, ये किया कर रही थी। वो आया और कुछ मोहब्बत की बात थी, तो मेरी बेटी सुन रही थी, तो ये 2.5-3 बरस की थी। तो ये मेरे सरदार जी, मेरे पति, गए हुए थे बाहर गाना गाने। जब लौटे तो उनका हाथ पकड़ कर ले गई, और जनवरी का महीना था, बहुत से कार्ड आए हुए थे। मैंने अपने पति को इम्प्रेस, हालांकि पति कभी इम्प्रेस नहीं होते, जो मर्जी कर लो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने उनके कमरे में बड़ा सा धागा लगा के पूरे कार्ड्स लगा दिए। मैंने कहा खुश होंगे, पर उन्होंने उधर देखा भी नहीं। मेरी बेटी ने कहा, मनजीत उसका नाम है, अमिता कहते हैं, कहने लगी डैडी आपको पता है मम्मी के बहुत से बॉयफ्रेंड हैं, ये सब उनकी चिट्ठियाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मम्मी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। कहने लगी नहीं, लेकिन चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं है तो इस तरह बच्चों की बातें याद आती है, बड़े भोलेपन से वो इस तरह की बात करते रहे। तो इस्मत आपा का वो था, इस्मत आपा का नवासा, तो वो एक दिन आया, कहने लगा नानू आई एम 13, दैट मीन्स आई एम 31। तो आपा थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसको कहने लगी कि आई एम 61 एंड आई एम 16, सो शैल वी हैव एन अफेयर? यस नानू। वो बहुत, इस्मत आपा ऐसी बढ़िया औरत पिछली सदी में 2-3 औरतों के अलावा मैंने नहीं देखी। इतनी बढ़िया वो औरत थी। हम कभी डिस्कस नहीं करते थे कि क्या मतलब है, क्या लिख रहे हैं या कुछ है। मैं जाती थी, अपनी कलम एक तरफ रख देती थी मैं भी। पर जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू करी, मैं बता रही थी, तो मैं इस तरह बताना शुरू किया कि ऐसे था वो, यूं भाई हीरो आया और ये। तो मेरी बेटी ने सरदार जी को कहा, इसकी मम्मी का एक बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में आपा को बता रही थी, और आपा भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। आप मम्मी को अच्छी तरह पूछिए। ये लड़कियाँ ऐसी सेल्फिश होती हैं। मैंने एक जगह लिखा है, बेटियां रहती तो माँ के दिल में है, पर पोस्टल एड्रेस बाप का देती है जी, अच्छा, ये बताइए, जैसे सुरेंद्र सिंह जी से आपका विवाह हुआ, और सुरेंद्र सिंह जी हम सब जानते हैं, सिख बंधु वाले सुरेंद्र सिंह, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक जाना माना नाम है, तो क्या कभी आपने भी उनके साथ जुगलबंदी करने की? अरे तो झगड़े की जुगलबंदी होती है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया क्यों, आप तो गाती थी लोकगीत, क्यों नहीं आपने जुगलबंदी? ना ना, लोकगीत तो मैं वो कभी सुन लेते हैं, मैं बिसुरी कभी नहीं होती हूँ, इसलिए वो सुन लेते हैं, नहीं तो वो निकाल देते हैं कमरे से बाहर। वो कहते हैं आप अपने कमरे में जाइए, पति का अधिकार है, पत्नी को जब चाहे जहाँ से चाहे निकाल दे। अच्छा, बात करते हैं अमृता की। अमृता प्रीतम के साथ में भी आपके बहुत अच्छे, हाँ,
उनकी कुछ यादें शेयर करिए हमारे उनकी साथ। बहुत यादें हैं। वो इतना सबको प्रोत्साहित करती थी, जैसे मैं जाती थी। एक बार उनके यहाँ बड़े लोग आए हुए थे, पंजाबी के बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए थे। तो मैं बैठी हुई थी, तो कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। तो वो समझ गई, कहने लगी ए कुड़ी मेरी बड़ी बीबी है, ते ए मतलब और तरह दी, ज़रा थोड़ी शरीफ जाइए। हालांकि मुझे हंसी भी आई। मैं राज पुरोहित राज पंडितों की बेटी, मैंने सरदार जी से शादी की, क्योंकि सरदार जी भी किसी राज पुरोहित राज पंडित से कम नहीं है, बड़े विद्वान आदमी हैं। नॉट ओनली दैट, जब आपको कोई आदमी अच्छा लगने लगता है, आप उम्र उसके साथ काटने लगते हैं, काटना चाहते हैं। वो हमने काटी, बहुत अच्छी तरह से काटी। और सरदार जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी, उन्होंने मुझे कभी किसी बात से रोका नहीं। यहाँ जाऊं जाइए, ये करूं करिए, कभी मना नहीं किया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपकी साहित्य साधना जो चली उसमें उनका एक अहम बहुत योगदान। बहुत बहुत नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा रोकते टोकते तो मैं छोड़ जाती। मैं उतनी लिहाजदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रेम लफ्ज़ों के साथ है वो किसी के साथ अच्छा, नहीं। ये बताइए कि आजकल जो कुछ लिख रही हैं, चाहे वो महिलाएं लिख रही हैं, चाहे उसमें महिला इशू हैं नहीं हैं, उनकी लेखनी को आप किस प्रकार से देख रही हैं आज जो कुछ लिखा जा रहा है? देखो, जो पास्ट से जुड़ा रहता हो लेखन, जो घरेलू चीज़ों से जुड़ा रहता हो लेखन, जो बच्चों के साथ जुड़ा रहता हो लेखन, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बहुत फिलॉसफी अगर हो मुझे अच्छी नहीं लगती है। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने जैसे डोगरी भाषा को आपने चुना, आपकी मातृभाषा थी, आप चाहती हैं, आप हिंदी में भी लिखती हैं, लेकिन आपने डोगरी में ही एक्सेल किया। ये बताइए कि आज अगर हम बात करें डोगरी भाषा के साहित्य की, तो उसे आप कहाँ पाती हैं? क्या वो किस प्रकार से आप उसका एक कहते हैं ना विकास काल को देखती हैं? मेरा साहित्य डोगरी का, हालांकि हमको 1945 में डोगरी संस्था बनी थी, और उस वक्त प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री थे और पीछे सारी लोग थे उनके साथ। तो बहुत बड़ा यानी काफिला जब चला था, उस वक्त ये भाषा जब शुरू हुई, बहुत कुछ लिखा गया। तब से आज तक इतना कुछ बढ़ गया है, कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। जी। तो डोगरी में अगर आपने जो इतना सब कुछ कविताएं लिखी हैं, अगर एक कविता आप हमसे भी शेयर करें, उसके कुछ छंद अगर आप हमें सुनाएं, क्योंकि बहुत ही मीठी और बहुत ही मधुर भाषा है। पूरी समझ नहीं भी आ सकती, लेकिन काफ़ी चीज़ें हिंदी के दर्शक डोगरी भाषा में समझ जाते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं बताती हूँ जिस कविता से मैं जानी गई, है ना, राजे दियां मंडियां उसका नाम है। उसके पीछे छोटी सी कहानी है। मैं बहुत धूप भरे दिन थे, तो मैं कॉलेज से आ रही थी घर, रास्ते में एक आने की मैंने बर्फ़ खरीदी, मैंने कहा सारा पानी पी जाऊंगी। तो जब मैं घर में आई तो कुंडी खोली, उन दिनों हमारे जम्मू में ताले नहीं लगते थे, तो अंदर गई और मैंने देखा कि लेफ्ट बाईं तरफ एक औरत बैठी थी, बहुत समृद्ध घर की लगती थी और पागलों की तरह बैठी हुई थी। मैंने अंदर जाके बड़े से लोटे में पानी भरा और उनको जाके दिया, और वो यूं ओक लगाकर पानी पी गई। काफ़ी सा पानी पी गई। मैंने सोचा अब ये मुझे कहेगी कि लड़की तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने सोचा इसको भूख भी लगी होगी। फिर मैंने जाकर 2-4 रोटियां ली और अचार वचार जो भी था डाला और जाके दे दिया। उसने खा लिया, मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने सोचा इसने इतना मोटा दुपट्टा लिया हुआ है गर्मियों में, मैंने एक पतला दुपट्टा ला के दिया माँ का। माँ घर में थी नहीं, मुझे कोई कुछ पूछने वाला था नहीं, तो दिया। तो मैंने कहा आप ये लीजिए, ये दुपट्टा आप रात को ओढ़िएगा। तो वो जाते उसने वो भी कर लिया, मुझे कुछ नहीं कहा। फिर वो उठी और हमारा बहुत बड़ा आंगन था, आंगन के बीचों बीच वो खड़ी हुई। सामने वजीरों के घर थे, घर मतलब है महल, 3 मंजिला घर थे। तो उसने देखा और मुझे कहा बुआ ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, और ये कहकर चली गई। उसको मैंने फिर, मैं बहुत घूमती थी, मुझे शहर की गलियों से बड़ा प्यार था, उसको मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। उसका मतलब था बुआ ये राजे दियां मंडियां तुंदियां ने, ये राजा के महल क्या तुम्हारे हैं? उसने जो सोचा, जो इतनी उदार रही और इतना कुछ मुझे दिया, ये इसी के हो सकते हैं। वो मैं तुम्हें सुना देती हूँ। ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खबाची दी बरें थमां,
मिगी अन्नी करी जिन्हें सुट्टिया मेरा बाड़ूआ चा बूटा पुट्टिया मेरे बूटे की बौर भी पेदा नहा मेरा सज्जन दूर भी गेदा नहा जिन्हें कंबदियां टालियां पुट्टी लियां वो दंदल दराटियां तुंदियां न ये राजे दी मंडियां तुंदियां न जिन्होंने कांपती टहनियां उखाड़ ली वो हंसली वो दरातियां क्या आपकी हैं ये राजा के महल क्या तुम्हारे हैं। लंबी कविता मैंने लिखी और मुझे याद है कि एक हाथ से कविता लिख रही थी, एक ही हमारे घर में कुर्सी थी उस पर बैठकर मैंने वो कविता लिखी है और मेरा हाथ नीला हो गया था। जब कविता ख़त्म हुई तो मैं लोटा भर के पानी पी गई। तो उस कविता से मैं आज भी जानी जाती हूँ, राजा के महल की कविता से। जी बिल्कुल, और सिर्फ इसी कविता से नहीं, आप अपनी तमाम कृतियों से जानी जाती हैं और कितने अवार्ड्स भी आपको इसीलिए मिले हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये लेखनी कभी रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा सचदेव जी हमसे बात करने के लिए, तेजस्विनी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी पद्मा सचदेव हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक और नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।